नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटका लगा है। बड़ौदरा जिले के बाघौरिया सीट से विधायक मधु श्रीवास्तव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मधु श्रीवास्तव 6 बार के बीजेपी विधायक रहे हैं। उनकी छवि एक दबंग और बाहुबली नेता की भी है। मधु श्रीवास्तव ने बड़ौदरा वर्कर्स कन्वेंशन में अपने इस्तीफे की घोषणा की। बीजेपी ने इस बार चुनाव में मधु श्रीवास्तव का टिकट काट दिया था, जिसकी वजह से वे नाराज बताए जा रहे थे और अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिससे पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल ये भी कि क्या और भी जो बागी हैं, क्या वो भी पार्टी के खिलाफ आमने सामने होंगे? क्या बगावत गुजरात में बीजेपी को परेशान करेगी और क्या यही बगावत त्रिकोणीय संघर्ष को बनाने में गैर पार्टियों की बड़ी मदद करेगी? होगा कि गुजरात के रण में ये बागी बीजेपी को कितना परेशान करेंगे और त्रिकोणीय संघर्ष में क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा बीजेपी के लिए बागी, क्योंकि बागियों ने ही हिमाचल में भी बीजेपी को परेशान किया और अब गुजरात में बड़े पैमाने पर जो टिकट काटे गए हैं तो क्या जिनके टिकट कटे हैं वो बगावत करके और पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे? तमाम चीज़ें देखनी होंगी। अब ऐसे में क्या वाकई में चुनौती बड़ी भाजपा का गढ़, लेकिन गढ़ में सेंध अगर लगेगी तो बागी उसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद संवारिया, नेता बीजेपी, भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। आनंद संवारिया जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आनंद जी, हिमाचल में भी हमने देखा, आपने देखा और लोगों ने देखा कि जिनके टिकट काटे गए थे उनके बाद जिनको टिकट नहीं मिले, बड़े पैमाने पर बगावत सामने आई और अब मधु श्रीवास्तव से इसकी शुरुआत हुई है गुजरात में। क्या लगता है कि बागी नुकसान पहुंचाएंगे तो उस डैमेज को कैसे रोका जाएगा? देखिए चंद्रशेखर जी, हमारी पार्टी हर एक इलेक्शन को, हर एक चुनाव को बड़ी शिद्दत से लेती है और वो पूरी प्लानिंग, नीति और रणनीति और नियत के साथ लड़ती है। जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो उससे पहले ही हमारी पार्टी ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी सरगर्मी है, जो मैं सारा डिटेल तो नहीं बताऊंगा आपके टेलीविजन पे, हमारा कार्य करने का जो तरीका है। तो उसमें हमारे पास 2-3 मुद्दे होते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विनेबिलिटी होती है। नंबर 2, पार्टी का ये एक ध्येय है कि आने वाली पौध जो है, न्यू लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो इस तरह से वो जो वेरियस स्टेप बाय स्टेप करके एक निर्णय लिया जाता है और अल्टीमेटली इलेक्शन कमेटी जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें फाइनल डिसीजन होता है और उसमें किसी को टिकट मिलती है और किसी को नहीं मिलती। कोई नए आते हैं, उनको मिल जाती है। एक्चुअली स्पीकिंग, आप जो कह रहे हैं कि बागी होने से हमें क्या नुकसान होगा, देखिए भारत का मतदाता बहुत समझदार होता है। उसको पता है कि उसकी भलाई कौन कर सकता है, कौन पार्टी उसको कर सकता है। तभी तो वो सरकार बनाते, तभी तो हमारी गुजरात में 27 साल से सरकार चल रही है। कार्यकर्ता जनता जानती है कि कौन सी पार्टी एक सुशासन दे सकती है, उसका फायदा कर सकती है।
तो देखिए ये इलेक्शन के टाइम में जिसकी टिकट कटती है या टिकट नहीं मिलती, कोई भी रीजन हो सकता है, वो इरिटेट तो होता है, वो अपसेट तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली मेजोरिटी ऑफ जो लोग छोड़ते हैं वो वापस फोल्ड में आ जाते हैं। और जनता ने ये डिसाइड किया होता है कि वो जो वोट देगी वो एक पार्टी को देगी, और वो पार्टी गुजरात ने डिसाइड किया हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी को देगी, जिसमें कि डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेंटर में चल रही है। और अगर कोई भी डबल इंजन की सरकार का फायदा हर एक गुजराती भाई बहुत समझदार है, वो फायदा उठाएगी। और आने वाले इलेक्शन में हम सारी इन चुनौतियों को देखते हुए जनता जनार्दन गुजरात की जो है उसके आशीर्वाद से बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ में हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा मैं फिर एक बार इस डिस्कशन में आ जाऊंगा। तो हमें इन चुनौतियों की हमें आदत भी है और उन चुनौतियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें जनता जनार्दन, देखिए 2012 में हमारी कोशिश होती है कि काम करते रहो पूरा का पूरा और ज्यादा से ज्यादा लोगों का विश्वास जीतो। 2012 में हमारा 47% जो वोट था, 2017 में वो 49 हो गया था। और अब की बार 2022 में मैं चंद्रशेखर जी आपको बता रहा हूं, हम 50 से ऊपर जाकर के वोट लेके जनता हमें वोट करेगी और हमें सरकार में स्थापित करेगी। भरत सिंह जी, सुना होगा आपने, चलिए इनके लिए बागी परेशानी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये खुशी की बड़ी खबर है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी 25 रैलियां गुजरात में करने वाले हैं। क्या फ़र्क पड़ने वाला है इन रैलियों से, और क्या लगता है कि गुजरात का मिजाज आपके अनुरूप कितना सही है? चंद्रशेखर जी, देखिए गुजरात का इस समय जो मिजाज है पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ, क्योंकि झूठों की बहार है, क्योंकि भाजपा की सरकार है, जुमलों की सरकार है। तो जो इन्होंने पिछले 27 सालों से गुजराती भाई जो हमारे सावरिया जी बैठ के कर रहे हैं कि मन बना लिए, बहुत अच्छी बात है सावरिया जी, लेकिन सूरत में याद रखिएगा उत्तर भारतीय बहुल एरिया है जहां से श्रीवास्तव जी का टिकट काटा गया है। अहमदाबाद उत्तर भारतीय बहुल एरिया है जहां पे उत्तर भारतीयों को पूछा नहीं जा रहा है। करीब 25 से 27 सीट ऐसी हैं चंद्रशेखर भाई कि जहां उत्तर भारतीय ये डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और पिछले मैं 10 सालों से जिस तरह से उत्तर भारतीयों का अपमान गुजरात में देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से अपमान कभी भाजपा उत्तर भारतीयों की कर सकती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य से चुनाव जीत के आए और जिस जिले से चुनाव जीत के आए हैं उत्तर प्रदेश से आए, और बनारस ने उनको बहुत प्यार दिया और 2-2 बार जो है उनको संसद पहुंचाया, और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उसी उत्तर भारतीय समाज के लोगों का टिकट काटा जा रहा है। ठीक है, आप काटिए, आपकी पार्टी है, आपका अंदरूनी मसला है, आप किसी सबका टिकट काट दीजिए, लेकिन आखिर टिकट काटने का नौबत क्यों आया? वो इसलिए आया कि जो मोरबी में कांड हुआ, जो आपके खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ है भाजपा के खिलाफ, ये सारी चीजें इनको डरा रही है। पहली बार देखिएगा चंद्रशेखर जी, शायद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल प्रदेश के चुनाव में एक बागी को बिठाने के लिए फोन करना पड़ा। अब यही से समझ लीजिए इनके पार्टी के अंदर अंगार लग चुकी है, जो ये बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस तो अपने घर को संभाले, कांग्रेस अपने घर को संभाले। हम तो अपने घर को संभाल रहे हैं और राहुल जी एकदम बखूबी जो है इस समय देश में जो पदयात्रा कर रहे हैं, लाखों लोगों का जो है सहयोग मिल रहा है। ठीक है, अब आप अपने घर को संभालिए। और नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, एक व्यक्ति को बिठाने के लिए जब फोन करना पड़ रहा है तो ये समझिएगा 40-40 इनकी पार्टी के गुजरात में लोगों ने बगावत कर लिया है। जिनको इन्होंने टिकट काटा है वो भी, और जो अच्छे पदों पे बैठे वो भी। ये देख रही है गुजरात की जनता, उत्तर भारतीय समाज भी देख रहा है। सावरिया जी ये आने वाले वक्त में आपको बताएगा कि क्या पोजीशन है और आपको क्या मिलने वाला है वहां पे। ठीक है, इंदुकांत जी आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी बिल्कुल आ रही है। इंदुकांत जी देखिए, मैंने सवाल पूछा था कि सोनिया गांधी राहुल गांधी रैली करने वाले हैं, वहाँ पे क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन अब वो क्या है कि अब कांग्रेस का भी एक जज्बा है और जज्बात हैं। भरत सिंह जी इतने भरे हुए थे आनंद संवरिया जी को सुन के, और आनंद संवरिया जी ने भी जो बोला, वो मुझे एक वो शेर याद आया कि वो 4 लाइनें कि तूने खत में क्या लिख डाला, ऐसी क्या नादानी हो गई, मेरे घर तक आते आते चिट्ठी पानी पानी हो गई। तो उन्होंने भी ऐसी चिट्ठी लिखी कि मान लीजिए भाई सामने वाला बिल्कुल चिट्ठी को भी पानी पानी कर दिया। उन्होंने कहा कोई बागी वागी कुछ है या नहीं, और बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम जनता ने मन बना लिया है। बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड विश्लेषण, बिल्कुल एक बार कोई सुने तो कांप जाए कि हाँ भाई ये बात क्या पता ये बहुत एकदम यही सही कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये जज्बा बीजेपी के प्रवक्ताओं में देखने को मिलता है और इसे कांग्रेस को भी सीखना चाहिए और सभी पार्टियों को सीखना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही सटीक, बिल्कुल आंख बंद करके देखते हैं जो देखते हैं। तो इंदुकांत जी क्या लगता है आपको कि बगावत जो है और ये जो त्रिकोणीय संघर्ष बनता जा रहा है, गुजरात का चुनाव, और त्रिकोणीय संघर्ष इसलिए बनेगा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र इसी का नाम है कि एक बार राजस्थान में चुनाव हुआ था तो बड़े उद्योगपति देश के एक मामूली से व्यक्ति से हार गए थे और उन्होंने एक नारा दिया था कि ये लड़ाई है दिए की तूफान से। तो लोकतंत्र दरअसल इसी का नाम है। तो आनंद संवरिया जी, आप भी मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा और महसूस कीजिएगा, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और लोकतंत्र की इन्हीं भूमिकाओं पर हम चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र कैसे पुख्ता हो। तो क्या लगता है इंदुकांत जी के लोकतंत्र में जब जनता को अधिकार मिलता है तो जनता कहीं ना कहीं सबका मूल्यांकन करती है और उसी के अनुसार परिणाम देती है। तो निश्चित रूप से बीजेपी उसमें चुनाव प्रबंधन में अग्रणीय है, कांग्रेस भी आजकल जोड़ तोड़ में लगी है। लेकिन क्या लगता है कि गुजरात में एक तरफा सब कुछ है जो आनंद संवरिया जी कह रहे थे? नमस्कार चंद्रशेखर जी। जी, आपके सबसे खूबसूरती है जब आप शेर या कोई कविता सुनाते हैं और उसमें आप सब कुछ कह जाते हैं। देखिए, दोनों लोगों ने अपनी पार्टी का पक्ष एक्सट्रीम ढंग से रखा, आपने उसको 4 लाइनों में बता दिया। लेकिन मेरा यह मानना है कि दोनों ही एक्सट्रीम पक्ष हैं। लेकिन देखिए, एक भरत सिंह जी ने जो बातें अभी कही वो तमाम आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि उन्होंने भाजपा का विश्लेषण कर दिया, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने 2 शब्द भी नहीं कहे। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस की स्थिति गुजरात में पिछले 25 सालों से कभी भी सरकार बनाने की नहीं बन पाई, और जो अंतिम चुनाव हुए थे 2017 में, वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते थे अगर उन्होंने स्ट्रेटेजिकली कुछ और भी अच्छे कदम उठाए होते। उससे बेहतरीन अवसर पिछले 25 साल में उनके पास गुजरात में न था। वे इंदुकांत जी, बीच में मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं आपकी बात को, थोड़ा सा और विस्तृत कर रहा हूं, व्यापक कर रहा हूं। दरअसल कांग्रेस को माधव सिंह सोलंकी मिल नहीं पाए, एक सवाल, और दूसरा ये कि मिले अहमद पटेल तो उनको दिल्ली में इस्तेमाल कर लिया। तो अब ये उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद देखिए उनको हार्दिक पटेल भी मिले। हाँ, देखिए समस्या क्या है कि आपकी जो अपनी स्टालवर्ट लीडरशिप है, मैच्योर लीडरशिप है, गुलाम नबी आजाद जैसे, आनंद शर्मा जैसे, उन पे आपका भरोसा नहीं रहा और इस तरह के इमेच्योर स्टेप्स और डिसीजंस लेते हैं बड़े। बिहार में आपने कन्हैया कुमार को शामिल कर लिया, जिनकी छवि पूरे देश में कैसी है, किसी से छिपी नहीं है। आपने हार्दिक पटेल को एक आंदोलन के बाद न सिर्फ शामिल किया, उनको प्राइम पोजीशन पार्टी का दे दिया गुजरात में, कार्यकारी अध्यक्ष, बिना असेस किए कि आने वाले समय में क्या होगा। तो आप जब इस तरह की इमेच्योर फैसले एक के बाद एक करते हैं चंद्रशेखर जी, तो आपकी सारे इंटेंशंस अच्छे हो, सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में होते हुए आप देखिए कैसे बीजेपी ने उनको पूरी तरह से वहां से उठा के अपने यहां शामिल कर लिया और एकदम धराशायी हो गई कांग्रेस की सारी रणनीति। और ऐन मौके पर जब राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये सारे बड़े फैसले किए थे, ऐसा समझा जाता है
वो गुजरात और हिमाचल में होना चाहिए था, वो दक्षिण भारत में है। जब बहुत किरकिरी हुई, देखिए दो सिचुएशन हुई, एक कांग्रेस की किरकिरी चारों तरफ कि देखिए कांग्रेस अच्छी पोजीशन में फाइट कर ली हिमाचल में, जब मैसेज ये गया, नहीं तो आज तक देखिए कल तक कांग्रेस के सारे प्रवक्ता कह रहे थे कि वो तो करेंगे भारत जोड़ो यात्रा और बाकी प्रियंका जी, बाकी आनंद शर्मा जी, गुजरात के लोकल लीडर्स, ये लोग देख लेंगे। इवन सोनिया जी भी हिमाचल के चुनाव मैदान में नहीं उतरी। लेकिन जब उनको पोस्ट इलेक्शन एग्जिट पोल के अपनी रिपोर्ट्स मिली कि कांग्रेस ने अच्छा फाइट किया हिमाचल में, जीतने की स्थिति में भी, मतलब 50-50 की लड़ाई है, तब देखिए वो गुजरात में उतरने जा रहे हैं, पेच फंसा हुआ है। और मैं मानता हूं, एक चीज कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, देखिए हिमाचल में अगर कदम रखते राहुल जी तो 50-50 की लड़ाई 70-30 की हो सकती थी, और निश्चित तौर पे कांग्रेस के वहां जीतने की पूरी संभावना थी। लेकिन गुजरात में उनके जीतने की कोई संभावना नहीं, हारना सुनिश्चित है अभी तक की स्थिति के अनुसार, मैं बता रहा हूं। और वहां पे कदम रख करके जो वो कह रहे थे कोशिश रणनीतिक तौर पे कि गुजरात में और हिमाचल में कदम नहीं रखेंगे जिससे वहां पे हारने का ठीकरा उनके लीडरशिप पे ना आए, मुख्य बात यही थी। अब वो हिमाचल में तो कदम रखा नहीं उन्होंने, जहां जीतने के उनके चांस थे पूरे, वो अवसर भी मिस कर गए, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। अरे तो भाई इंदुकान जी, ये आपकी भी गलती है, ये गलती आपकी भी है। ये बात आप भी 15 दिन पहले बोल सकते थे, ये 20 दिन पहले आप भी बता सकते थे ये बात। ये आपकी गलती है, देखिए मैं ये मानूंगा ये गलती आपकी है। अगर आप ये बात बताए होते ये बात तो ये हो सकता था। अब भरत सिंह जी के दिमाग में बात आई होगी, आप कई बार ऐसे बता देते हैं और वो बताते तब है जब हो चुका होता है काम खराब। बड़ी अच्छी बात आपने कही, देखिए कांग्रेस के पास गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भरत सिंह जी आप ही के पास जैसे बड़े थिंक टैंक हैं, और वो थिंक टैंक इनको कितना आगाह कर रहे थे, कितनी बातें कह रहे थे, लेकिन उस समय एक्शन नहीं लिया। तो हमारे आपके कहने से चंद्रशेखर जी क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। अब वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं, अब ये वो कहानी है। अब ये भरत सिंह आपने जो बताया इंदुकान जी, अब ये टीस भरत सिंह जी को अभी हुई होगी। नहीं इंदु भाई, इतना फर्क पड़ता है, 2 ही महीना में गुलाम नबी आजाद जी को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के मैंने कितनी बड़ी भूल की, और शायद इसी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा लेख लिख के दिया कि गुजरात में कांग्रेस को जिताओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुलाम नबी आजाद जी जाने के बाद, अपनी पार्टी बनाने के बाद ये समझ में आ गया कि भाजपा ने भी मुझे इस्तेमाल कर लिया। भरत सिंह जी, खाली एक बात मैं बोलूं क्या चंद्रशेखर जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में भरत सिंह जी, शायद आप जमीन पे नहीं गए हैं, मैं जम्मू कश्मीर में 5 साल काम किया हूं पत्रकार के तौर पे। जम्मू कश्मीर में पूरे राज्य में पूरे अपनी पार्टी को रिजुविनेट कर दिया है आजाद ने, और आपके कांग्रेस के तमाम बड़े नेता छोड़ करके और उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और माहौल ये है कि अगर आज चुनाव होगा ना, तो उनके नेतृत्व वाला जो भी गठबंधन होगा उसकी सरकार बन जाएगी। तो जमीनी हकीकत ये है, जो वहां से आपका सफाया हो गया, आप भ्रम में हैं तो ये भूल जाइए। जाएंगे कहां गुलाम नबी आजाद जी, जाएंगे कहां, आप ये भी समझिए ना। नहीं देखिए भरत सिंह जी, आनंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आनंद जी मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं दरअसल हिमाचल को जब चुनाव कवर कर रहा था तो मैंने देखा कि आनंद शर्मा बोलते तो थे लेकिन बड़ा दिल पे पत्थर रख के बोलते थे। वो कभी कभी वो एक फिल्मों में भी एक मैंने देखा, वो कहा दिया जाता है कि तुम तो मुहाजिर हो। उसी तरह उन्हें कोई एहसास दिला देता था कि भाई तुम तो G23 वाले हो, लेकिन कर रहे थे बेचारे वो भी, और लड़ाई को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। आनंद संवारिया जी, देखिए कांग्रेस देखिए सुन तो लीजिए भाई, अब आनंद जी सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए कांग्रेस की दिक्कत ये है जो इंदुकान जी बता रहे थे, बीमारी बिल्कुल एकदम ये समझ लीजिए कि एक बड़े आलिम हकीम की तरह बीमारी बताई अभी इंदुकान जी ने, कि भाई जो करना था वो नहीं किया और जो नहीं करना था उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बीजेपी के संग दरअसल एक परेशानी इस समय हिमाचल में हमने देखी, और वो परेशानी ये थी कि संघ पृष्ठभूमि के परिपक्व चेहरे और बड़े प्रबुद्ध चेहरे वो खिलाफ हो गए, और
बड़े पैमाने पर हुए। ये एक बड़ी बगावत हमने देखी, जबकि बीजेपी के संग ऐसा कभी नहीं होता था कि इतनी बड़ी चुनौती, इतना बड़ी बगावत, और उस पृष्ठभूमि से आए जो जहाँ से मातृत्व संगठन है बीजेपी का, हमने ये देखा। अब क्या लग रहा है कि क्या अगर ये गुजरात में भी हुआ तो नुकसान कहीं ना कहीं होगा आपको? दरअसल हम ये बात पूछ रहे हैं आपसे। नहीं चंद्रशेखर जी, आपके सवाल पे आने से पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और आपने उनसे एक सवाल पूछा था कि 17 दिन बचे हैं और आपके नेता जो भारत जोड़ रहे हैं या कांग्रेस जोड़ रहे हैं वो 25 रैली करेंगे। अभी इंदुकांत जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और आपने कहा कि आप ये पहले बता देते कांग्रेस को तो शायद वो बात मान लेते। तो कांग्रेस तो एक ऐसी स्थिति में है कि वो किसी की भी बात मानने की नहीं है, एक्सेप्ट के गांधी परिवार हो। अब ये इंदुकांत जी के बयान में आपने मसाला भर दिया, ये बारूद भरा आपने। मैं सच कह रहा उनके हूं, बयान में, विश्लेषण में, ये आनंद जी अब आपने बारूद भरना शुरू कर दिया। करिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी टिकट कट गई। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, आपके तो 19 गए, 19 गए और कोई 12 बीजेपी में आ गए, कोई कहीं चला गया। और आपने कटाक्ष किया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो प्रधानमंत्री तो आपके आप मानते नहीं हो, उन्होंने एक आदमी को टेलीफोन किया। ये हमारी पार्टी में ही हो सकता है, वरना कांग्रेस में तो अशोक गहलोत जी 4-4 महीने वेट कर लेते थे कि राहुल गांधी जी से अपॉइंटमेंट मिल जाए, और अपॉइंटमेंट नहीं मिलती अशोक गहलोत जी ने पर्सनली बताया होगा। भाई सुन लो, बौखलाओ मत, और सुन लो कुछ भी। अब अगर आप बताएंगे हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, 4-4 महीने अगर अशोक गहलोत जी वेट करें, आपको पता है। अब मोदी जी जो है 1-2 साल से सांसदों को वेट करवा रहे हैं, वो आपको पता ही नहीं है। सावरिया जी, अशोक गहलोत जी ने 2 साल से सांसद इसी वजह से नाना पटोले जो है जब उनसे मिलने की बात करते थे, जो अपनी समस्या महाराष्ट्र की रखने की बात करते थे। अरे भारत जी सुन, चंद्रशेखर जी, कांग्रेस देखिए इस वक्त इतना मुझे इन पे सहानुभूति होती है। जब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को जरूरत नहीं है, हिमाचल में तो नहीं, सहानुभूति करनी पड़ती है, क्या करूं, प्रवक्ता तो है ही वो। नहीं, बड़ा विपक्षी दल है भाई, गुजरात में भी 77 सीट जीती पिछली बार। तो वही तो विपक्षी दल की तरह चुप रहे ना जब मैं बोल रहा हूं। देखिए ये बात, अब ये गलत बयान है आपका, ये गलत बयान, ये बिल्कुल गलत बयान, ये बिल्कुल गलत, कुछ न बोले, ये बिल्कुल गलत बयान चाहिए ना। अब ये बातें ये बिल्कुल, यही तो सही बयान है, ये बिल्कुल गलत बयान। इंदुकांत जी, आनंद संवारिया जी के इस बयान का विश्लेषण कर दीजिए। आनंद संवारिया जी ने जो कहा है इसका विश्लेषण कर दीजिए कि विपक्ष हैं तो चुप रहें। देखिए बड़ा नहीं, ये बहुत आनंद संवारिया जी सीनियर आदमी हैं, ये हम मान सकते हैं कि उनसे चूक हो गई, तो ये शब्दों की चूक बातचीत में कई बार हो जाती है। लेकिन जो आपने इसका निहितार्थ समझा वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सबसे अधिक तो आवाज उठाने का हक विपक्ष को ही होना चाहिए लोकतंत्र में। जी आनंद संवारिया जी, नहीं मैं चंद्रशेखर जी, मैं टेलीविजन की डिबेट पे कह रहा था। मैं तो बगावत की बात कर रहा हूं, मैं तो कोई सवाल और कर ही नहीं रहा हूं चंद्रशेखर, और मेरा सवाल सीधा सवाल कर रहा हूं, मेरा सीधा सवाल तीसरी बार मेरा सीधा सवाल आपसे आनंद संवारिया जी कि जो आपके आंतरिक और मातृत्व संगठनों से निकले लोग हैं वो बगावत पे उतर आए, तो ये नहीं लगता आपको कुछ चिंता की बात? नहीं चंद्रशेखर जी, मैंने ओपनिंग में ही कहा था कि हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं, और वो बहुत एक बार जब कैंडिडेट को डिक्लेयर करना होता है और पार्लियामेंट बॉडी तक जाता है, कितने स्टेज से निकलता है मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो डिटेल हमारी अपनी। आनंद जी मैं बता देता हूं आपको, अभी का विश्लेषण आया है और ये कहा है कि जहां चेहरों को घोषित नहीं किया बीजेपी ने, वहां बीजेपी को नुकसान हुआ है। राजस्थान पर यह चर्चा चल रही है कि कौन स्थानीय चेहरा हो जिसको केंद्रीय चेहरे के साथ सम्मिलित करके चुनाव लड़ा जाए।
मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ठीक है, चंद्र आप देखिए, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए इंदुकांत जी, मैंने इनसे सवाल पूछा कि आनुषंगिक संगठन नहीं, मातृत्व संगठन, मातृत्व संगठनों से निकले लोग, आनुषंगिक संगठनों से निकले नहीं, मातृत्व संगठनों से निकले लोग अगर विरोध पर उतारू हैं तो कोई बड़ी वजह है, और वो कैसे थमेगा ये बड़ा प्रश्न है। और हिमाचल में आपने और हमने इसको देखा है, क्या नहीं लगता है वाजिब है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ऐसी स्थिति कई बार देखी गई है। बिहार में 2015 के असेंबली इलेक्शन के दौरान कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में, जैसे भागलपुर की एक कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पे अश्विनी चौबे जी के बेटे को उतार दिया था चुनाव मैदान में बीजेपी ने। तो वहां के जो संघ के, मैं तो गया था वहां पे उस समय कवर करने के लिए, तो वहां के संघ के एक बड़े स्टालवर्ड जो पुराने नेता थे, इतने अनुशासित लोग संघ के होते हैं, वो चुनाव लड़ गए। कोई मिस्टर गुप्ता थे, और उसके चलते उन्होंने लगभग 25,000 वोट वहां ले लिया और अश्विनी चौबे के बेटे हार गए। तो इस तरह से आप अगर संघ के लोगों को, जो डिवोटेड होते हैं, फुल टाइमर होते हैं, अगर उनको भी विश्वास में नहीं ले पाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके चुनावी गणित पे बहुत इसका असर पड़ता है, और जो आपका विनेबिलिटी का फार्मूला है उसमें बड़ा डेंट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, सुना होगा आपने, निष्पक्ष, निष्कपट और निष्पाप विश्लेषण किया उन्होंने। मैं उनका बड़े आदर सम्मान के साथ उनके विश्लेषण को मानता हूं। कैसे, अब बताइए रणनीतिक सूझबूझ कैसे विकसित करेंगे इसमें बागियों को लेकर? सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए चंद्रशेखर जी। देखिए, वो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, वो पत्रकार हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। हम जो आप कह रहे हैं कि मातृत्व संगठन हमारा बीजेपी के अगेंस्ट रहा है हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही सही नहीं है। हमारा जो मातृत्व संगठन है, ये सारे की सारी आइडियोलॉजी या भाई सुनिए आनंद जी देखिए, आनंद जी देखिए, आप घुमा सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, मंडी से प्रवीण शर्मा प्रचार अभियान के प्रमुख थे, कृपाल परमार महामंत्री रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभारी थे उस समय हिमाचल के। ठीक है, उसके बाद कई ऐसे नाम है, रणवीर निक्का नूरपुर से, उन्होंने साफ कह दिया था टिकट नहीं मिला तो आर पार होगा, और इस कारण से बड़े टिकट बदले गए। राकेश पठानिया जयराम सरकार के बड़े चेहरे होते हैं, उनका टिकट बदल के उन्हें फतेहपुर से उतारना पड़ा, नूरपुर से रणवीर निक्का को टिकट देना पड़ा। मैं यही पूछ रहा हूं कि जो बगावत वहां हुई उसका फायदा कांग्रेस को हुआ। यहाँ अगर इस तरह मधु श्रीवास्तव आज खड़े हुए हैं तो आगे कोई मधु श्रीवास्तव न खड़ा हो, उसके लिए क्या रणनीति है? नहीं, देखिए चंद्रशेखर जी, जब इलेक्शन की टिकट डिक्लेयर होती हैं और मैंने बता दिया कि क्या स्ट्रेटजीज करके कोई किसी को, हमारे वर्कर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, और ये कोई बगावत नहीं होती है। मैंने बताया कि जनता जनार्दन, फाइनल अथॉरिटी जनता जनार्दन की होती है, और इलेक्शन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, चलिए सवाल से आगे बढ़ेंगे। भरत सिंह जी, चलिए ये तो बागियों को मना लेंगे, लेकिन आप बताइए, 25 रैलियां करने वाले हैं, आप बोले नहीं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आपके सामने आके खड़ी हो गई है, और कहीं ये एक निकल के सामने आ रहा है कि जो वोट कट रहा है वो कांग्रेस का कट रहा है, और भी राज्यों में ऐसा हुआ है। क्या लगता है आपको कि कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे और कैसे मजबूत दावेदारी करेंगे गुजरात में? चंद्रशेखर भाई, एक लाइन से शुरुआत करता हूं। गुजरात में कांग्रेस की सरकार होगी और गुजरात के लोग खुशहाल। 27 सालों से जो लूट खरोश और मोरबी जैसे अंजाम गुजरात में दिया गया है, वो सब खत्म। हमारी सरकार ने जो हमारी जो कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसमें 6 बातें हमने जो दिया है इसमें गुजरात के लोगों के लिए, उसका देखिएगा क्या फैसला गुजरात की जनता करती है। ये तो आने वाले चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा। जिसमें 500 रुपए में हम जो है कैश वहां पे देंगे, 3,000 रुपया जो है वो जो है बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे,
10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और 3 लाख तक जो है किसानों के कर्ज को माफ करेंगे। 300 यूनिट जो है बिजली है वो फ्री में देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिएगा गुजरात के लोगों में और गुजरात के गरीब जनता जो मिडिल वर्ग है, जो इस समय परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, जिसपे भाजपा तो मतलब वो जुमला बोल के कह के निकाल देती है। हम तो जुमला करने नहीं जा रहे हैं, हम तो 15 लाख का जुमला करके ये कहेंगे कि 15 लाख दे या 3 लाख, ये जितना जो चीज कहा है देखिएगा। ये कांग्रेस की सरकार बनते ही पहला काम हम जो करेंगे, जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम के नाम को बदल के इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कर दिया जाता है। और दिखावा देखिए नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का कि मतलब ये कहते हैं कि सरदार पटेल का स्टेचू बना देने से उनके दिल में नहीं रह जा सकता। सरदार पटेल के नाम को आप मिटा देते हो, क्या आप तुलना किससे कर रहे हो? आप अपनी भाजपा अपनी जो तुलना या नरेंद्र मोदी जी अपना तुलना क्या सरदार पटेल के अस्तित्व से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं? आप उनके स्टेडियम के नाम को बदल देते हो। तो मैं आपको कहता हूं कि जैसे हमारी सरकार बदलेगी, देखिएगा चुनाव के बाद जैसे डिक्लेयर होगा, पहले सेशन में उस स्टेडियम का नाम बदल के फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा जाए। इससे खुशहाली आ जाएगी। आपने कहा कि राहुल गांधी जी 25 वहां पे रैलियां करने वाले हैं। ऑब्वियसली मेरे पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी भाई नहीं, आपने कहा है, हम तो आपके कहे को बता रहे हैं। नहीं, मैं भी कांग्रेस ने प्रवक्ता होने के नाते एक प्रवक्ता होने के नाते मैं दिन भर बाहर ही था, अभी तक मेरे पास अपडेट नहीं आया। आपने जो कहा मुझे ये पता था कि 1-2 रैली करने वाले हैं, मेरे पास जो जानकारी थी। लेकिन अगर 25 रैली करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में इस समय चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 25 रैली शायद हो सकता है कि कुछ हुआ हो और करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज होगा। ठीक है इंदुकान जी, सियासी भूगोल बदल जाएगा 25 रैलियों से गुजरात का? देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं तो भरत सिंह जी इनसे पूछ रहा हूँ ना, विश्लेषण तो करवाऊं ना आपकी बात का। नहीं करवाई। हाँ देखो, आप इतनी देर बगावत में विश्लेषण हुआ, कराई ना हमने, अब आपका भी नंबर आएगा, ऐसे थोड़ी है। नहीं जरूरी है, विश्लेषण होना भी चाहिए। एक दो भाई अच्छे पत्रकार आना चाहिए, नंबर सबका नंबर आना चाहिए। इंदुकान जी आएगा सबका नंबर आएगा। इंदुकान जी क्या लगता है कि इन 25, अब आपने जो पहले बताया वो मत बताना, इससे और पीड़ा होगी। क्या लगता है कि 25 रैलियां सियासी भूगोल को बदल देंगी गुजरात के? चंद्रशेखर जी देखिए, बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस के जो सर्वप्रिय और सबसे बड़े नेता है आज की तिथि में, वो राहुल गांधी है निस्संदेह। और एक चीज चाहे कोई माने या ना माने, जब कोई बड़ा मूवमेंट, बड़ा कार्यक्रम राजनीतिक लेकर के कोई नेता देश में उतरता है, तो उसके व्यक्तित्व चरित्र के साथ एक ग्लैमर जुड़ता जाता है। जैसे आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, तो उनका व्यक्तित्व बहुत विराट हो गया था। उसी तरह से देखिए, आखिरकार 2 महीने से सड़कों पर हैं राहुल गांधी। उसके 19-20 डिबेट हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन देश का कोई राजनीतिक नेता, किसी पार्टी का बड़ा नेता अगर जनता से जुड़ने के लिए कोई कार्यक्रम चलाता है, तो उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, जनता के दुख दर्द का उसको पता चलता है जमीनी, और उसके व्यक्तित्व में ग्लैमर जुड़ता है जी। तो ऐसा कोई नेता जब आएगा चुनाव मैदान में, तो हम कहेंगे इसके लिए देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ न कुछ सकारात्मक लाभ होना है। जो सोच है भरत जी की, वो बिल्कुल बहुत दूर दूर तक उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि गुजरात का चुनाव, मैंने पहले जैसा कहा कि कांग्रेस हार चुकी है। वो कहते हैं ना कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो अगर मान लीजिए कि जब सावन में बारिश होनी नहीं हुआ और कार्तिक में आके बारिश हो जाए, तो जो फसल बनी है वो भी सड़ जाती है। तो वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी चीजें, प्रक्रिया हाथ से निकल चुकी है। कांग्रेस के बहुत सारे स्पेस को कैप्चर कर लिया है ऑलरेडी आपके लोगों ने। और आपकी प्रारंभिक वक्तव्य में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, त्रिकोणीय मुकाबला कुछ सीटों पे है, कई सीटों पे चतुष्कोणीय मुकाबला भी होगा।
MIM के आने के कारण, और सब जगह नुकसान ये बाकी पार्टियां आप और AIMIM कर रहे हैं कांग्रेस का, ये बहुत क्लियर है और तमाम सर्वेज में भी ये बात आई है। और एक बात मैं तो और जोड़ अगर देता यही- हूं आपकी बात में कि वो पौध है ही नहीं कांग्रेस में, जो कार्तिक अगेन फूस बैसाख जेठ मास ये जानती हो, वो है नहीं पौध। अगर वो होती और वो रही होती और उसकी सीख ली होती तो ये दिन नहीं आए होते। और देखिए बहुत छोटी सी चीज है चंद्रशेखर जी, जो यात्रा जब गुजरात के चुनाव घोषित हो गए, कम से कम तभी से यात्रा को केवल थोड़ा रीशेड्यूल करके, जब वो कर्नाटक में मध्य प्रदेश में घूम रहे थे उस समय वो महाराष्ट्र में गए, उस समय वो गुजरात में आ गए होते राहुल गांधी, आप देखते थोड़ा नजारा बदल जाता। लेकिन अब बहुत लेट हो गया। और देखिए पहली रैली की बात आ रही कि 22 नवंबर को करेंगे, तो बचा क्या। और हमें तो ये लगता है कि जिसने भी स्ट्रेटजी बनाई है ये ऐसी स्ट्रेटजी है जैसे उत्तर प्रदेश में पूरी कमान सौंप दी गई थी प्रियंका गांधी को, जिससे उनकी लीडरशिप के लिए परमानेंट एक डेंट लग गया। कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उनकी रणनीति के तहत जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई तो आजादी के बाद के इतिहास में सबसे खराब स्थिति में कांग्रेस आई। तो ऐसी रणनीतिकार कौन लोग हैं कांग्रेस में, ये तो हमें बेहतर बताएंगे भरत जी। और पहले से नहीं आए, जब स्थितियां एकदम विपरीत हो गई तब लाया जा रहा है, और वहां जो रिजल्ट आएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी पे आएगी। तो क्या कांग्रेस जवाब देगी, ये बेहतर भरत सिंह जी बताएंगे जी। मैं भरत सिंह जी के पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल और है कि क्या वाकई में वोट शिफ्ट हो रहा है गुजरात में? शिफ्ट कहां से? जो कांग्रेस का वोट है वो कहीं ना कहीं एक जनधारणा ये बनती जा रही है कि वो कहीं आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है वोट, और बिल्कुल। और ये धारणा धीरे धीरे करके प्रबल और प्रचंड और प्रखर होती जा रही है, और कांग्रेस इसकी कोई काट अभी तक नहीं लेके आ पाई है। मैं बताऊं चंद्रशेखर जी, आप पार्टी की पूरी रणनीति क्या है? आप पार्टी के रणनीतिकारों ने ये रणनीति बनाई है कि जहां जहां कांग्रेस की लड़ाई है बीजेपी से, सबसे अधिक फोकस में उन्होंने उन्हीं राज्यों को, उन्हीं क्षेत्रों को रखा है। क्यों रखा है? इसलिए क्योंकि वो कहते हैं खुलेआम कि कांग्रेस उतरती हुई पार्टी है अपने पीक से और हम चढ़ती हुई पार्टी हैं। तो जहां जहां रीजनल फोर्सेस स्ट्रांग हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, उड़ीसा में आपके नवीन पटनायक, या दक्षिण भारत में तमिलनाडु में दक्षिण राज्य की पार्टियां, उन जगहों को उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन जहां जहां, जैसे देखिए पंजाब में था कांग्रेस, उनको लगा कि कांग्रेस में इसमें लीडरशिप की क्राइसिस है, रणनीति की क्राइसिस है, वहां पूरी तरह से घुस जाओ और उस वैक्यूम को कैप्चर कर लो। चूंकि वहां किसान आंदोलन के कारण बीजेपी के और अकाली के खिलाफ पूरा माहौल था, उन्होंने उस स्पेस को कैप्चर कर लिया, 2 चुनाव लगे और आगे। अब वही उन्होंने रणनीति बनाई कि गुजरात में चूंकि कांग्रेस धीरे धीरे फिजल आउट हो रही है, तो वहां जैसे जैसे वो आउट हो रहे वैसे वैसे उस स्पेस को भर दो। ठीक है। तो अगर कांग्रेस सावधान नहीं हुई तो इसी रणनीति पर चलते हुए आपकी पूरी योजना है कि वो बीजेपी को हटाने के पहले मुख्य विपक्षी पार्टी देश की बन जाए। और वो कहते भी हैं कि आज पूरे देश में 2 राज्यों में उनकी सरकार है, अपनी कांग्रेस की खुद की, और वहां से वो जाने की स्थिति में अगले चुनाव में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और हम 2 राज्यों में हैं और बाकी राज्यों में आने की स्थिति में है। तो इसलिए मुख्य विपक्षी पार्टी हम बनेंगे, ये उनका दावा है, और इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस की कमजोरी को पकड़ करके उस स्पेस को भरने के लिए लगे हुए हैं, और कांग्रेस इस बात को न समझ के बीजेपी को अपना दुश्मन नंबर 1 मान के कई जगहों पे वो आपसे भी समझौता कर लेते हैं, जैसा दिल्ली के चुनाव में पिछली बार हुआ। रणनीतिक तौर पे जब कांग्रेस को लगा कि हम मुकाबले में नहीं है, तो उन्होंने अंदर खाने में आपको पूरी तरह सपोर्ट कर दिया, जिससे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। ये तो बीजेपी बहुत लड़ाई में थी जबरदस्त ढंग से, और इससे कांग्रेस ने ये नहीं समझा कि कांग्रेस का बिल्कुल नेटवर्क नेस्तनाबूत हो गया दिल्ली में। तो ये अगर उनकी रणनीति है तो ये रणनीतिकार लोग को मुबारक हो, क्योंकि कांग्रेस का अगर नेटवर्क खत्म होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी लगभग खत्म हो गया है, तो ये आने वाले समय में उनको अपना संगठन खड़ा करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जी
भरत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आनंद जी फिर आपके पास आऊंगा। भरत सिंह जी। मैं कह रहा था इंदु भाई ने जो बात कही है, मैं उस पर थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमारी भी एक रणनीति है, और वो रणनीतिकार जो है वो अशोक गहलोत जी है। वो अशोक गहलोत जी है जो कि सरकार को गिराने की भाजपा ने बहुत कोशिश की और गिरा नहीं पाई गुजरात, जो है राजस्थान। बहुत कुछ इंदु भाई ऐसी बातें हैं जो आपको पता चलेगा। हाँ, मैं ये समझता हूँ आपने रणनीतिकार जो कहा ना कि आपने जो रणनीति बनाई है, आप गलत कह रहे थे। ये पूरी रणनीति जो है वो भाजपा की रणनीति है। भाजपा और आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों मिलके जो है काम कर रहे हैं। और तीसरा काम जो है उनका ओवैसी करता है। ओवैसी जी जो है, ओवैसी जी क्या है बताइए? वो तो कटुआ पार्टी की तरह आते हैं, वोट काटते हैं, और किसका? कांग्रेस का। और वही काम जो है भाजपा ने इस समय आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को दे दिया है जिम्मेदारी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान जो मैं भी गुजरात जाके आया हूं और गुजरात देख के आया हूं, और सबसे ज्यादा शहरी इलाकों में जो भाजपा की पकड़ और भाजपा की सीट आप मानते हो और जानते भी होंगे कि सबसे ज्यादा शहरी इलाकों में उनकी सीटें हैं। और शहरी इलाकों में आप आम आदमी पार्टी वहां भी नुकसान कर रही है भाजपा को। तो सारा का सारा ये विश्लेषण तो मैं समझ में नहीं आता। ये शायद मैं भी नहीं कर सकता हूँ, शायद आप भी नहीं कर सकते, सावरिया जी भी नहीं कर सकते, और चंद्रशेखर भाई भी नहीं कर सकते कि सिर्फ कांग्रेस का ही वोट कटेगा। तो भाजपा का भी वोट जो है एकदम बढ़िया से कट रहा है और सुपाड़ा साफ हो जाएगा। और हम बता रहे हैं आपको कि हम ट्रिपल जीडी पे पहुंच जा रहे हैं। हम जो है 100 के ऊपर दिखिएगा इस बार हम लेके आ रहे हैं। और ये नहीं कह रहा हूं सावरिया जी से कि नहीं हम तो क्या है कि विपक्ष को खत्म कर देंगे। अरे भाई, ये तो आपने अपने मुंह से कम मान तो लिया और कह तो दिया। ये तो हमें राहुल जी और सब तो संसद में चिल्ला रहे हैं। हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि आप लोग आवाज जमाना तो मतलब विपक्ष की आवाज ही दबाने पे लगे हो। और आपने कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कम से कम मान लिया। अब आप इसको कहेंगे कि वो जुबान फिसल गया, तो अरे ऐसे तो राहुल जी ने भी नहीं कहा था कि यहाँ से डालो तो सोना वहां से निकलेगा। लेकिन आपने खूब प्रचार किया, आलू डालो सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा। तो उसी तरह से होता है कभी कभी कि जिस तरह से आपने कहा इसको सच्चाई मान लिया जाए कि आप देश की जनता को भटक। ये भी भरत सिंह जी एक विशेष ध्यान रखने की बात है रैलियों के दौरान। जी कोई आटा लीटरों में न बिक जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो। इंदु भाई आपने जो एक चीज कहा वो बहुत सटीक कहा कि जो यात्रा का प्रभाव है ना, जो राहुल जी का एक अपना कद इस समय जो दिख रहा है ना, ये बहुत प्रभाव डालेगा गुजरात के चुनाव में। जिस तरह से मैं खुद है ना, मैं आपको बता दूं इंदु भाई, मैं 100 किलोमीटर अभी जो है मैं महाराष्ट्र में हूँ। मैं खुद नांदेड़ से लेके हिंगोली तक चल के आया हूँ। 100 किलोमीटर से ज्यादा मैं चला। मैं आपको सर्तिया कहता हूँ कि भाजपा का एक नेता नरेंद्र मोदी जी तो रोज जो है फ्लाइट से ही चलते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है बहुत दिन भर घूमता हूँ। कोई भी एक नेता है ना 25 किलोमीटर एक दिन चल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि सचमुच वो नेता है। ये जो आदमी 1900 किलोमीटर आज कंटिन्यू चल रहा है, तो सोचिएगा। और जिस तरह से भीड़ें उमड़ रही है इंदु भाई, वो मैं देख रहा हूँ ना कि 50,000 40,000 लाखों की भीड़ जो आ रही है ना, वो मिलती है तो देखती है तो एक वो माहौल जो बनता है ना, वो एक बहुत सुकून देने वाला हो। आनंद संवारिया जी, क्या लगता है कि ये माहौल बीजेपी को गरमा देगा? चंद्रशेखर जी, मैं आपको कह रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं सहानुभूति रख रहा हूं और आपने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं तो इंदुकांत जी को सुन रहा हूं, और वो ना पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, विशेषज्ञ है। और उन्होंने रिजल्ट 8 तारीख को जो आने वाला है वो डिक्लेयर कर दिया। तो मैं सहानुभूति ना करूं तो क्या करूं? है तो मेरे विपक्ष के नेता ही। और जो ये बात पकड़ के बात करना चाह रहे, मैं इनको ये कहना चाह रहा था, ये हर एक बार डिबेट में जब मैं बोलता रहता हूं तो बोलते हैं, और जब मैं टीवी पे वो रिकॉर्डेड सुनता हूं तो जनता कहती है ये दोनों क्यों बोलते हैं। मैं वो ये कह रहा था कि आपको हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है इनको मैं बोल रहा था, यहाँ चुप रहिए टीवी के ऊपर, वरना तो बोलिए ना। जितना कुछ बोला है आप लोगों ने, अभी आपने क्या कहा, जीतने के लिए आपने अपना मैनिफेस्टो दिया है। और मैनिफेस्टो, गुजरात की जनता इतनी होशियार है भरत सिंह जी, उनको पता है कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं है, वो कहां 500 रुपए देंगे। और आप कह रहे हैं कि आपने 15 लाख की बोलिए मत,
फिर चंद्रशेखर जी देखिए, कहेंगे फिर- कि विपक्ष को बोल रहे हो, बोलिए बस। 60 रुपए अब मैं क्या टीवी अरे पर भाई, बोल रहा हूँ, अब सुन लीजिए किनको भाई चुप साहब। कराइए हाँ, चंद्रशेखर भरत जी। सिंह जी, अब सुन मेरे लीजिए। जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल अब रहा आनंद जी था। उखड़ जाएंगे नहीं तो फिर। हाँ ठीक है आनंद जी नहीं, बताइए। नहीं देखिए ना, जनता कहती है ये बोल क्या रहे हैं, दोनों जब बोलते हैं 30 तो रुपए आप का बोलिए डीजल भाई, समझ बोलिए में आप नहीं जो आता बोलिए। है। तो और कांग्रेस तो जो बोलती है जनता को समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि हमने कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेडियम बदल के हम नरेंद्र मोदी को औकात दिखा देंगे। तो वो औकात दिखाने का समय अब कांग्रेस को गुजरात की जनता सिखाएगी। आप अपने को ढूंढते रह जाएंगे। अभी इंदुकांत जी ने बहुत डिटेल में विश्लेषण किया कि किस तरह से प्रियंका गांधी को नास्ते नाबूद कर दिया इनके नीतिकारों ने यूपी के इलेक्शन में। और अब देखिए, अब कह रहे हैं कि हम ये 25 रैली करेंगे या 5 करेंगे, जो है 17 दिन रह गए हैं सिर्फ, अब तो 16 दिन ही रह गए। और मैं सुन रहा हूं 22 नवंबर को आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका जनता के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, कल वोट गिर के खत्म होकर के आए हैं। सोनिया गांधी जी शिमला में थी, छुट्टी मना रही थी, पिकनिक मना रही थी, लेकिन कोई रैली नहीं की उन्होंने, क्योंकि जनता उनको सुनना ही नहीं चाहती। बिकॉज अब कांग्रेस का तो नामो निशान ही खत्म हो गया है। देश की जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहती है। मान रहे हैं कि सारे आम अभी देश की जनता जो है सरदार पटेल के नाम को बिठा के जो है अपने नाम पे जो चला रहा है उसको सुनना चाहती है। देश की जनता जो एरोप्लेन पे 24 घंटा घूमते रहती है उसको सुनना चाहती है। देश की जनता जो है इनको नहीं सुनना चाहती है, जो कि 2000 किलोमीटर पैदल चल के चले। एक बार सुन लीजिए आनंद जी को। चंद्रशेखर भाई, लेकिन हमारे अध्यक्ष अरे सोनिया जी के बारे में कम से कम आप तो बोले। देखिए, शोभा नहीं देता है, उम्र हो गई है, उम्र के दायरे में पहुंच गए हैं कि अच्छे से मतलब अगर कोई विश्लेषण करे तो ठीक है, लेकिन कम से कम सोनिया जी की तबीयत ठीक रहती है। उन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया है। अगर इस तरह से आप बोलते हैं सिर्फ महिला के बारे में और महिला सशक्तिकरण, अच्छा एक बार सुन लीजिए, सुन ले, मैं आपको समय दूंगा, आपको समय दूंगा, सुन लीजिए। किसी को भी समझ में नहीं आता है। तो आप ये जितना प्रलाप करेंगे उतनी जनता आपको और नीचे लेकर के जाएगी। हमने कभी भी, हम नहीं चाहते थे कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन अभी इंदुकांत जी ने बताया है कि आम आदमी पार्टी जो कल पैदा हुई थी वो कहने लगी कांग्रेस तुम्हारी सरकार 2 स्टेट में और जाने वाले हो। और हम आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर वो चीख में आकर के इतनी बड़ी बात कांग्रेस को कह रही है, तो कांग्रेस का जो हालात हो रहे हैं और जो हालात हो चुके हैं, आप इससे खुश हैं क्या? आप खुश हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं, मैं जनता खुश। अब ये कह रहे हैं कि जो स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, उसका नाम करके वो औकात बदल देंगे। आपने सवाल पूछा क्या उससे खुशहाली आ जाएगी कांग्रेस में? तो ये गुजरात की जनता में ये जवाब नहीं देंगे। तो इनके जो रैली, आ रहा हूँ भरत सिंह जी, आने दीजिए इनके नेता। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, अब आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए भरत जी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, क्या नरेंद्र मोदी जी की इतनी कद बढ़ गई है कि वो जो है सरदार पटेल से भी बड़े हो गए? अगर किसी मतलब के लिए बोलते जाए, सुन लीजिए भाई आनंद जी, आप भी सुन लीजिए। सिर्फ सहानुभूति के सिवाय कुछ नहीं कह सकता है। अरे ठीक है भाई, सहानुभूति कितनी सहानुभूति रखेंगे कांग्रेस से? विशेषज्ञ ने बता दिया है और गुजरात की जनता ने बता दिया है कि आने वाले अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ, नहीं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी आदत है, आज की डिबेट में नहीं है, हमेशा डिबेट में जब मैं रिकॉर्डेड वर्सन, अरे तो इतना बदला ले तो लिया आपने भाई, कांग्रेस से इतना बदला ले लिया, और कितना लेंगे भाई? है नहीं, मैं बदला नहीं, जनता बदला ले रही है। अरे आपने भी ले लिया खूब। और जितना ये ज्यादा बोलेंगे जनता उतना ही बोलेगी। इतना अवसाद क्यों रख रहे हैं कांग्रेस से? उन्होंने खूब ले लिया आपने बदला, भरत सिंह जी। नहीं, देखिए मैं ऐसा है कि बदला नहीं लेना चाह रहे, बदला जनता लेगी। आनंद भाई, वादे कल के इन्होंने मैनिफेस्टो में किए, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि आनंद भाई, वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया देश, कांग्रेस का जनता बेचारा।
अब मैं अब सुन लीजिए। 2020 में बता रहा हूँ। अब सुन तो लीजिए, अब कहा तो था लीजिए, इतने आनंद जी, वादे आप आपने सुन लीजिए, किए, आनंद जी, देखिए आप आपने आप इतने देखिए, वादे आप भी किए, बारी से इतने सुन वादे लीजिए। किए। आनंद जी ये सुन इनके लीजिए, आनंद जी, आनंद जी सुन भाई, लीजिए। जितने वादे आपने किए आज तक एक वादा भी नहीं पूरा किया। इसीलिए इस सरकार का नाम पड़ गया जुमलों का सरकार, जुमलों की सरकार। और मैं अब आपसे कह दूं कि जो आप लोग ये सपना देखते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये आपके पूर्वज भी आके ना ये कभी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाएंगे। हो गया सुन लीजिए, पूर्वज कैसे आपके जो करेंगे? आप ये पूर्वज है कहिए ना, आने वाली पूर्वज, पीढ़ी वो भाई, भी नहीं कर पाएंगे। कहाँ अब शब्दों उसके को मिला बाद देते हैं। अब उसके बाद मैं कहता हूं कि आनंद भाई, क्या नरेंद्र मोदी का कद, क्या नरेंद्र मोदी जी का कद, क्या नरेंद्र मोदी जी का कद सरदार पटेल से चलिए भी मैं बड़ा हो गया। जवाब इंदुकान जी से ले लेता हूँ, इंदुकान जी से ले लेता हूँ। सरदार पटेल से भी बड़ा हो गया है। चलिए मैं कि ये जो जवाब, सरदार पटेल जी का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जाता है। अरे भाई अब, कुछ तो शर्म, अरे भाई अब सुन लीजिए ना, कुछ तो शर्म करती। अरे आप जिस सरदार के नाम का रोटी खाते हो, जिस सरदार के नाम के रोटी को सेक रहे हो पूरे देश में, पूरे गुजरात में, कि सरदार पटेल जी का चलिए अब सुन लीजिए ना। और जो भरत सिंह जी, आनंद शर्मा जी, आनंद सवारिया जी, तो कहाँ से लाया? चीन से भरत लाया। सिंह जी, आनंद सवारिया जी, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सिस्टम ये इनको बताने का तो पटेल जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, चीन से ना, सुन लीजिए, एक तो ठीक है, ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, अरे भाई सुन लीजिए, बोलेंगे तो अब सुन लीजिए, सुनेंगे चंद्रशेखर इंदुकान जी, आप इंदुकान जी, कंट्रोल करिए। इंदुकान जी, ये देखिए अब ये है ना, ये दूसरे चैनलों पे भी डिबेट करते हैं ना, वहां से आते हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ संस्कार लेके आते ही हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत संस्कार वहाँ के भी ले आते हैं, ये कई चैनलों पे और भी जाते हैं ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि कद और ये जो नाम और ये सब बात है, क्या वाकई में जनता को कोई इससे फर्क पड़ने वाला है? जनता के भीतर कोई इस तरह की बात है? देखिए, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन हमारे 2-3 बड़े सवाल है भरत जी से विशेष तौर पे। देखिए, इन्होंने सवाल उठाए बीजेपी के तमाम नीतियों पे, प्रधानमंत्री पे, भाजपा के कामकाज पे। कुछ तो उनके में होगा जो वहां पे 22 साल से मतलब 98 से आगे तो 25 साल होने जा रहे हैं, तो कुछ तो होगा। दूसरा देखिए, जो उन्होंने कहा कि 6 बातें रखा है कांग्रेस ने गुजरात में, एक बड़ी चीज उनको याद दिलाऊंगा कि 72,000 रुपए प्रति वर्ष देने की बात 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले स्वयं राहुल गांधी जी ने पूरे देश में बहुत जोर शोर से कहा था। कितना वोट मिला आपको? कितनी सीटें मिली देश में? देखिए, एक रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है भरत जी, कि जब आप 10 साल अभी सत्ता में थे, अभी जस्ट प्रीवियस गवर्नमेंट यूपीए 1-2, जो चीज वहां नहीं लाए, अगर वो दिखाते हैं आप जनता को कि हम ये लेके आना चाहते हैं, तो जनता के मन में एक सवाल उठता है कि आप तो अभी 10 साल थे, तब क्यों नहीं ये बड़ा काम किए? जैसे रोजगार का सवाल है, आपने 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? आपका ये सवाल बीजेपी के साथ बहुत जेन्युइन है कि उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, उस पर सवाल ठीक है, लेकिन हम भी रोजगार देंगे तो आपने पिछले 10 साल में क्या किया? जस्ट प्रीवियस, आजादी के बाद की बात छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए, डेवलपमेंट के लिए या अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए जिस खूबी के साथ मोदी जी हमेशा गुजरात के चुनाव को गुजराती अस्मिता से जोड़ते हैं, और आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, मोदी जी के अपने व्यक्तित्व को गुजरात से अलग नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में जब आप व्यक्तिगत हमला करते हैं ना, आपको मैं एक चीज याद दिला दूं भरत जी, 2007 का इलेक्शन कवर कर रहा था मैं गुजरात का, और सोनिया जी ने, सभी विश्लेषकों ने माना, एक अंतिम चुनाव की सभा में अपने को कह दिया था मोदी जी को मौत का सौदागर, और एक इस बात पे पूरा चुनाव पलट गया था, और इसका एहसास बाद में कांग्रेस को भी हुआ था। तो आपको व्यक्तिगत हमला वो भी मोदी जी के खिलाफ करने के बजाय आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, गुजरात के लिए आपका क्या भविष्य का फ्यूचर प्लान है, इस पे फोकस करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। हालांकि मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपका ये जो भी कुछ हो रहा है कांग्रेस का वहां पे, ये बहुत लेट हो चुका है। बिल्कुल, मैं जवाब जी भरत जी, भरत जी जवाब दीजिए।
मैं एक सवाल है मेरा आपसे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, लेकिन वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं भाजपा का नेता हूं, वो अपने आप को सोचते हैं, लेकिन हम तो समझते हैं देश के प्रधानमंत्री। मैं ये पूछ रहा था, क्या सरदार पटेल की जगह पे अगर नरेंद्र मोदी का जगह जो नाम आया है, सरदार पटेल की जगह पे अब वो जो आ गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये खुद अगर आगे बढ़ के ये कहते कि नहीं मेरा नाम नहीं आएगा, सरदार पटेल जी का ही नाम होगा, तो शायद इससे ज्यादा कद उनका बढ़ता कि नहीं बढ़ता। उन्होंने उस नाम को हटवा के अपना नाम रखा है, यानी कि इसका कद ये क्या कहता है कि नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल के कद आप उससे बड़ा कद समझते हैं। ये सवाल मेरा ये आपसे इसलिए सवाल ठीक है, ये कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जनता को देने हैं, और जनता जब लोकतंत्र का उत्सव होगा ये जवाब देगी। समय समाप्त हो रहा है। आनंद सवारिया जी, भरत सिंह जी, इंदुकान दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल इन तमाम सवालों का जवाब जनता लेके बैठी है, जो वक्त आने पर देगी, और देखना होगा कि जनता क्या जवाब देती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।